मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस और हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का हिस्सा था। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है आपके पास, उसकी दो मुख्य जो चीजें थी वो बताई मैंने आपको। एक ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन मतलब डी ब्रोगली इक्वेशन, और हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या था, मुख्य रूप से क्या क्या चीजें बता रहा था वो हमें, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम हमें मेनली प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बता रहा है कहां एटम में, कि इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। मुख्य चीज ये बता रहा है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन, मतलब एक मॉडल तो है ही वो भी किसका, एटम का। तो वो बता रहा है कि ना इलेक्ट्रॉन कहाँ है। सबने बता दिया न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बाहर घूमता रहता है, कहाँ घूमता है, ठीक है। क्या क्या बोलेंगे उस जगह को जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है, जहां वो मिलेगा, ठीक है, कितने होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम दे रहा है। वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा हमें, ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें बता रहा हमें वो, ठीक है। और ये था आपके पास यहाँ। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के लिए जो पहली चीज आपके पास यहाँ, इसको पढ़ेंगे आप, और उसमें जो है आपके पास वो है स्क्रोडियर वेव इक्वेशन। हम यहाँ स्क्रोडियर वेव इक्वेशन करेंगे, SCHROD, स्क्रोडियर वेव इक्वेशन, स्क्रोडियर वेव इक्वेशन। तो स्क्रोडियर इक्वेशन है आपके पास यहाँ, क्या है वो है आपके पास यहाँ कर्ली स्क्वायर वेव फंक्शन ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर वेव फंक्शन ओवर कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर वेव फंक्शन ओवर कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर x स्क्वायर e माइनस b वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0। ये है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या इक्वेशन है ये क्या है? ये वेव फंक्शन आपके पास, इसे कहते हैं वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन है। इसे आप एम्पलीट्यूड भी कर सकते हैं, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। एक्स वाई जेड ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड ये क्या है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है आपको, ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये सारी चीजें। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एक्स वाई जेड वेव फंक्शन। और ये क्या चीज है, ये पूरी क्या चीज है, कर्ली स्क्वायर वेव फंक्शन ओवर एक्स स्क्वायर, यहां कर ले, ये क्या है, ये है सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ऐसे ही y का सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, और z सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z। सेकंड डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट विद x, y एंड z, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव है किसके किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, और z के रिस्पेक्ट में, x y z के रिस्पेक्ट में क्या है, सेकंड डेरिवेटिव। तो ये इक्वेशन है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन करेंगे इसे। अब इसमें क्या चीजें हैं, कि क्या चीजें लिखी हमने, ये तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख दिया, क्या क्या चीजें बताई मैंने, ये सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z, 8 पाई स्क्वायर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक्स कांस्टेंट, d टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, v पोटेंशियल एनर्जी, वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0। ये पूरा
क्या चीजें बता रहा है कि x कोऑर्डिनेट में, y कोऑर्डिनेट में, z कोऑर्डिनेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस बोलेंगे हम, या 3 डायमेंशनल x y z कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रॉन मिलता है। बाकी चीजें तो समझ में होंगी आपको। अब ये चीज नहीं समझ में कि नहीं वेव फंक्शन क्या है वास्तव में। जो वेव फंक्शन के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं x का रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तो ये वेव फंक्शन वास्तव में क्या है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस मतलब इसका सिग्निफिकेंस। तो वेव फंक्शन डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। हाँ, बट द स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड और स्केयर ऑफ वेव फंक्शन हैव significance. Its scale represents the probability of electron, probability of electron. इस वेव फंक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। हाँ, इसके स्केयर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो, मान लीजिए तो पॉजिटिव होगा तो प्रोबेबिलिटी है ही है, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ठीक है, लेकिन नेगेटिव होगा तो क्या नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हो सकती है कभी? सुना है आपने कि एक किसको उछाला, मैं कॉइन को, एक सिक्के को उछाला और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी -1 हो, टेल आने की प्रोबेबिलिटी -1 हो, -2, माइनस में कर प्रोबेबिलिटी सुना है क्या? नहीं ना, माइनस में होता ही नहीं प्रोबेबिलिटी। जबकि वेव फंक्शन है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव है तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव हुआ तो गलत होगी हमारी परसेप्शन। हाँ, जबकि इसका स्केयर है, ये पॉजिटिव का स्केयर तो पॉजिटिव होगा, हाँ प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होती है, ठीक है। और मान लीजिए नेगेटिव और नेगेटिव का स्केयर हो तो भी तो पॉजिटिव आएगा। वेव फंक्शन आपके पास पॉजिटिव है तो प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, तो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये नेगेटिव हो तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, इसके स्केयर का सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसका स्केयर हो तो पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव होगा स्केयर में, कोई दिक्कत नहीं, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होती है। नेगेटिव भी होगा मान लीजिए, और आप इसका स्केयर करेंगे, आप नेगेटिव का स्केयर कर देंगे तब भी क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको। तो हाँ, प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेव फंक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसके स्केयर का सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसका स्केयर किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन की। ये था आपके पास यहाँ वेव फंक्शन। आप जिसे एम्पलीट्यूड कर रहे हैं, ये क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन होती है किसी इवेंट की, ठीक है। जो मैं पहले ही बता रहा था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम प्रोबेबिलिटी दे रहा आपको इलेक्ट्रॉन की, कहाँ, एक न्यूक्लियस में, सॉरी एक एटम में, न्यूक्लियस के बाहर। जैसे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ना किसी क्लाउडी डे में हमें लगता है कि ना आज बारिश हो सकती है, ठीक है, या किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा चांसेस है कि वो उस एग्जाम को क्या कर दे, क्लियर कर दे, ठीक है, क्वालिफाई हो जाए इस एग्जाम में वो, ये चीज है। या एक क्रिकेट मैच में एक अच्छा खेलने वाली टीम के चांसेस ज्यादा रहते हैं जीतने के, भारत की टीम के ज्यादा चांसेस है किससे, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इनसे जीतने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट टीम है। तो ये चीजें हैं आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ये है आपके पास। अब इस प्रोबेबिलिटी में दो चीजें हैं आपके पास, इस प्रोबेबिलिटी को आप कैसे समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। तो उसके लिए, उससे पहले समझ लीजिए एक बार कि हम ये कह देते हैं आपको कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी ना, वो क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी, उसने क्या चीज बताई हमें, उसने क्या चीज बताई, उसने पहली चीज बताई, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड मतलब मुख्य चीज है ये, मैं एक ही बोल रहा हूं इसके लिए पहले, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड।
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है मात्रा निर्धारित, कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निर्धारित है, जो एनर्जी है उसके लिए उसकी मात्रा जो है, उसके अमाउंट जो है वो निर्धारित है, इतनी ही एनर्जी हो सकती है उसकी, क्वांटाइज्ड एनर्जी उसकी, क्वांटाइज्ड, मात्रा निर्धारित, क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटाइज्ड से आप क्या मतलब समझेंगे यहां? क्वांटाइज्ड किस तरह से, देखिए जो टैक्सी होती है, जैसे मुंबई वगैरह में जो टैक्सी होती है जिसमें मीटर लगा होता है, हमें कहीं जाना है 5, 10, 15, 20 किलोमीटर, तो उस मीटर को नीचे करता है और स्टार्ट हो जाता है और चलता है। तो मीटर में क्या होता है, मीटर में जो पैसे हैं ना वो 1 रुपये के मल्टीपल के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 4 रुपी, 5 रुपी, 6 रुपी, ऐसे बढ़ता रहेगा वो, उसकी मात्रा निर्धारित है, वो बढ़ता रहेगा 1-1 रुपए के हिसाब से, जब मीटर चलता रहेगा पैसे उसमें बढ़ते रहेंगे, ठीक है। जबकि जो गाड़ी चल रही है वो क्या है, उसके स्पीडोमीटर में देखेंगे आप, कभी इसकी स्पीड 60, 70, 50, 40, कहीं जाम वगैरह आ गया तो 0 हो जाएगी, ठीक है, रेड लाइट आ गया तो भी रुक जाएगी वो, कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया तो स्पीड जो है हमें धीमी करनी पड़ेगी। लेकिन इससे उस मीटर के ऊपर क्या असर है? कुछ नहीं है, वो तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उस हिसाब से वो मीटर चल रहा है, उस हिसाब से वो मीटर चल रहा है 1 रुपए का मल्टीपल के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या, उसमें वो मात्रा निर्धारित है, उसमें वो मात्रा निर्धारित है, वो मीटर चलेगा उसमें मात्रा निर्धारित है कि हाँ जैसे जैसे वो इंजन जो है वो चल रहा है, इंजन जो स्टार्ट है वैसे वैसे वो बढ़ रहा है, उसमें पैसे जो है ना वो बढ़ रहे हैं 1 रुपए मल्टीपल के हिसाब से, 1 रुपए के मल्टीपल के हिसाब से, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए से वो मीटर में शो करता रहेगा। जबकि स्पीडोमीटर क्या एक जैसा है, वहां स्पीड एक जैसी है, कभी जाम है, कभी स्पीड ब्रेकर है, कभी रेड लाइट है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो उस हिसाब से चल रही है। जबकि उस मीटर में, उस फेयर मीटर में, टैक्सी के फेयर मीटर में 1 रुपए के कॉइन के हिसाब से, 1 रुपए के मल्टीपल के हिसाब से पैसे बढ़ रहे हैं, तो वो क्वांटाइज्ड है, ये होती है वो चीज क्वांटाइज्ड। ऐसे ही एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, उसकी मात्रा निर्धारित है कि वो जिस सेल में है वहां एनर्जी उसकी फिक्स्ड है, ये नहीं कि वो वहां स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है वहां उसकी एनर्जी स्टेशनरी है, अगली सेल में उससे पिछले सेल में आएगा तब एनर्जी कुछ चेंज हो सकती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी जो बोर के अकॉर्डिंग था ना। जबकि यहाँ क्वांटाइज्ड का मतलब मात्रा निर्धारित, उसकी एनर्जी निर्धारित है, ये चीज आपके पास, ये था क्वांटाइज्ड। उसने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ने क्या बताया कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम, सॉरी इसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक साथ मेजर नहीं कर सकते हम साइमल्टेनियसली, एक को मेजर करेंगे हायर एक्यूरेसी के साथ तो दूसरा लेस एक्यूरेट होगा, जो हाइजेनबर्ग वाली चीज थी वो इसी ने बताई, वही चीज लिखी हुई है वीएम में, ये चीज आपके पास। एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज्ड है, और जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन उसकी पोजीशन और मोमेंटम बताना इम्पॉसिबल है हायर एक्यूरेसी के साथ, इस तरह की चीजें थी। ये था स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसी में क्या चीज थी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में ऑर्बिट और ऑर्बिटल, कि ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है, उसके बीच का डिफरेंशिएट है कि न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट क्या होगा और ऑर्बिटल क्या होगा, ऑर्बिट और ऑर्बिटल उसका बीच का डिफरेंशिएट है। तो कुछ डिफरेंशिएट जो है ना, डिफरेंस जो है वो लिख रहा हूं मैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या होता है, इट इज द वेल डिफाइंड सर्कुलर, इट इज द वेल डिफाइंड सर्कुलर स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। ये वेल डिफाइंड सर्कुलर, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ जो है स्पेस जो है अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। जबकि ऑर्बिटल में क्या होता है, इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर
3 डायमेंशनल स्पेस है, ये तो 3 डायमेंशनल ये ऑर्बिटल। और ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट होता है ये वेल डिफाइंड सर्कुलर स्पेस है, किसके पाथ है, किसके बाहर, न्यूक्लियस के चारों, और वो 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल। इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस around the nucleus in which the probability of electron the probability to finding the electron is maximum up to 90%। ये भी कह लीजिए आप यहाँ, ये कह लीजिए, देखिए इसमें क्या लिखेंगे आप, इट इज द वेल डिफाइंड सर्कुलर स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्स। न्यूक्लियस के बाहर वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, छोड़ दो अब इसको ऑर्बिट को। ऑर्बिट क्या होता है? न्यूक्लियस के बाहर वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। फिर ऑर्बिटल में क्या होगा? ऑर्बिटल भी वही है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के बाहर जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन आगे और क्या है, ठीक है, इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस in which the probability to finding an electron is maximum up to 90%। मतलब ये न्यूक्लियस के बाहर 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, मतलब ये वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 90% तक होगी। न्यूक्लियस के बाहर की वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 90% तक होगी, और ये न्यूक्लियस के बाहर वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कोई प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं बता रहे। और ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 90%, मतलब मोस्टली वहां इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। और ये वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलता है बाहर, हमें नहीं पता कहां तक मिलेगा, और इसमें प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, पक्की बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी 90% तक मिल जाएगा। ये चीज होती है ऑर्बिटल ऑर्बिटल का डिफरेंस, ठीक है। ऑर्बिट क्या होता है? ये ना सर्कुलर पाथ रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, और इट रिप्रेजेंट ये, सॉरी इसमें लिखिए, इट रिप्रेजेंट प्लैनर मोशन, और इट रिप्रेजेंट सर्कुलर मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर मतलब 3 डायमेंशनल लिख दीजिए इसे, 3 डायमेंशनल पाथ जो होगा आपके पास, सर्कुलर मोशन। ये प्लैनर मोशन को दिखाता है, वो 3 डायमेंशनल जो पाथ रखेगा, सर्कुलर मोशन जो है ना वो रखेगा। ये आपके पास ऑर्बिट जो है ना, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 2n²। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किस फॉर्मूला से बनाए जाएंगे? 2n² से। और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल इज मैक्सिमम 2, ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2। किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो हम किससे बता सकते हैं? 2n² से, 2n² से, ठीक है। ऑर्बिट्स आर डिस्क लाइक होते हैं ऑर्बिट्स, डिस्क लाइक, ठीक है, जो सीढ़ी वगैरह होती हैं। और ऑर्बिटल्स ना वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप। डिफरेंट ऑर्बिटल की कैसी होती हैं? डिफरेंट शेप होती हैं। डिफरेंट ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप। आगे होंगे ये चीजें कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होगा, पी डम्ब सेल होगा, डी डबल डम्बल सेल होगा, वो चीजें। ऑर्बिट में क्या होगा? ऑर्बिट डज नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्बिट डज नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ऑर्बिटल किसको छोड़कर? एस ऑर्बिटल को छोड़कर पी डी एफ ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो स्फीयर जो है उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है,
ऑर्बिट सारे सफेरिकल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, जबकि ऑर्बिटल में पी डी एफ जो है उनकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कोई डम सेल, डबल सेल, कोई कॉम्प्लेक्स शेप ऐसे रखते हैं वो। तो ये डिफरेंस है ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के बीच में। जो पहली ये लाइन थी ना, ये याद रखें इनका डिफरेंस, और बाकी आगे तो ऑर्बिटल के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा कि क्या चीज होती है ऑर्बिटल, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिफरेंस है तो इसको याद रखें। ये होगा ऑर्बिट और ऑर्बिटल। आपको इतना काम करना है, इतना काम करना है।